नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं बूंदी के चौहान साम्राज्य की आज। और बूंदी के चौहान साम्राज्य देखिए, हमने देख भी लिया, शाकंभरी के चौहान देखा, हमने देखा रणथंभौर के चौहान, हमने बाद में कल पिछली क्लास में हमने देखा जालोर के चौहान साम्राज्य के बारे में। आज हम बात करेंगे बूंदी के चौहान साम्राज्य के बारे में। इस हाड़ौती क्षेत्र में चौहान किस तरह पहुँचे। तो भाई देखो, उस समय क्या था कि एक देवाहाड़ा नामक हाड़ा शाखा, यानी चौहानों की हाड़ा शाखा के देवाहाड़ा हुआ करते थे। देवाहाड़ा ने क्या किया, थोड़ा सा रणथंभौर के आगे वाले क्षेत्र, रणथंभौर से थोड़ा आगे वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। तो उस समय, जिस समय देवाहाड़ा ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो उस समय इस बूंदी वाले क्षेत्र पे बूंद घाटी हुआ करती थी। कौन सी घाटी? बूंद घाटी हुआ करती थी। और इस बूंद घाटी में मीणा संप्रदाय का कबीला हुआ करता था। किनका? मीणाओं का। हम ये भी कह सकते हैं कि मीणाओं का ये क्षेत्र हुआ करता था, बूंद घाटी। और मीणाओं के एक सरदार हुआ करते थे बूंदा मीणा। कौन से? बूंदा मीणा। तो देवाड़ा ने क्या किया, बूंद घाटी के बूंदा मीणा या उनकी जो कबीला था उसको पराजित किया। और बूंदा मीणा के नाम पर इसने यहाँ पर क्या किया, बूंदी की स्थापना की। किसने की बूंदी की स्थापना? देवाहाड़ा ने की। बूंदा मीणा को, बूंदा घाटी को जीत कर की, बूंदा मीणा को मार कर की और बूंदी राज्य की स्थापना की। किसने की? देवाड़ा ने की। ये काम कब किया इसने? 1241 ईस्वी में। कब किया भाई? 1241 ईस्वी में देवाहाड़ा द्वारा बूंद घाटी के बूंदा मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की गई। कब की गई? 1241 ईस्वी में। इन्हीं देवाहाड़ा, हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करें तो बूंदी जो है, इस बूंदी का प्राचीन नाम बताया गया है वृंदावती। क्या बताया गया है? वृंदावती। और ये अगर इस वृंदावती का जो नाम का जो उल्लेख है वो है रणकपुर के लेख को अगर हम पढ़े, उसकी बात अगर हम माने, तो ये बूंदी का प्राचीन नाम क्या बताया गया है? वृंदावती। क्या बताया गया है? वृंदावती बताया गया। तो देवाहाड़ा जिसने 1241 ईस्वी के अंदर, या हम बात करें 1241 ईस्वी में, इसने बूंद घाटी के बूंदा मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना कर दी। इन्हीं देवाहाड़ा के बाद में इनके वंशज शासक बने, जिनका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। अब समर सिंह ने भी क्या किया, जो बूंदी राज्य तक का जो हिस्सा था उससे थोड़ा सा और इस राज्य को आगे बढ़ाया, थोड़ा सा और आगे आ गए। और उस समय क्या था कि बूंदी के आगे वाले क्षेत्र में भील संप्रदाय रहा करते थे। कौन सा संप्रदाय? भील संप्रदाय, जिनका यहाँ पर सरदार हुआ करता था कोट्या भील। कौन होता? कोट्या भील यहाँ पर सरदार हुआ करता था। तो कोट्या भील को पराजित कर समर सिंह ने 1264 ईस्वी में इस कोट्या के नाम पर कोटा की स्थापना कर दी। किसने की कोटा की स्थापना? समर सिंह ने की। कोट्या भील को पराजित किया और उस स्थान पर कोट्या के नाम पर कोटा के नाम के राज्य की स्थापना कर दी 1264 ईस्वी में। किसने की? समर सिंह ने। बाद में समर सिंह ने अपने पुत्र जैत्र सिंह को कोटा का शासक बना दिया। कोटा राज्य सुपुर्द कर दिया और वापस कहाँ लौट गया? ये बूंदी की ओर लौट गया, जहाँ पर जैत्र सिंह ने इस कोटा राज्य को जैत्र सिंह ने संभाला। यहाँ का शासक जैत्र सिंह बना। तो जैत्र सिंह ने यहाँ पर कोटा का किला बनवाया, कोटा का किला, और इसी के साथ यहीं पर गुलाब महल बनवाया। गुलाब महल का निर्माण करवाया। किसने करवाया? जैत्र सिंह ने करवाया। तो हम बात कर रहे थे बूंदी के चौहानों के बारे में। तो बूंदी के चौहान संप्रदाय के, बूंदी के चौहानों की अगर हम बात करें तो देवाहाड़ा ने बूंदा घाटी के बूंदा मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की 1241 ईस्वी के अंदर। और इस बूंदी का प्राचीन नाम बताया गया वृंदावती। अगर हम बात रणकपुर लेख की करें, और इन्हीं देवाहाड़ा के जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए? समर सिंह। समर सिंह ने बूंदी को जो था विरासत में मिला हुआ बूंदी, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और ये कोट्या भील के क्षेत्र में चले गए और कोट्या भील को पराजित कर वहाँ पर 1264 ईस्वी में कोटा राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कोटा राज्य की स्थापना की। बाद में समर सिंह ने अपने पुत्र जैत्र सिंह को कोटा सुपुर्द कर दिया। जैत्र सिंह ने कोटा में कोटा का किला बनवाया और गुलाब महल का निर्माण करवाया। किसने? समर सिंह के पुत्र जैत्र सिंह ने। तो यहाँ पर समर सिंह के बाद में बूंदी का जो शासक बना वो बना इसका पुत्र नापूजी। कौन बना?
नापूजी। और जिस समय नापूजी शासन कर रहा था तो इस समय चल रहा था 14वीं ईस्वी का 1304 के आसपास का समय। तो 1304 ईस्वी में इस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हुआ करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हुआ करते थे भाई? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे अलाउद्दीन। देखो मैंने पहले भी कहा था और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के अधिकांश रियासतों पर रोल रहेगा, अधिकांश रियासतों पर रोल रहेगा। देखो हमने बात की थी गोहिल वंश में भी रतन सिंह के समय इनका रोल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। हमने बात की थी रणथंभौर के चौहान, तो वहाँ पर भी इनका रोल रहा था। हमने फिर बात की जालोर के चौहान, तो वहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी का रोल रहा था। और यहाँ पर बूंदी के चौहानों पर भी अलाउद्दीन खिलजी का कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1304 ईस्वी में नापूजी पर, या हम कह सकते हैं कि बूंदी पर, बूंदी के शासक इस समय कौन है? नापूजी। तो बूंदी पर आक्रमण कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने आक्रमण कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में नापूजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, या नापूजी वीरगति हो गए। और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया 1304 के अंदर, नापूजी को पराजित कर दिया। हम बात करें बूंदी के चौहानों के समय, तो बूंदी के चौहानों में नापूजी के बाद में इसका पुत्र हल्लू शासक बना। कौन बना? हल्लू हाड़ौती, हल्लू हाड़ा शासक बना। और हल्लू हाड़ा के बाद में इसका पुत्र शासक बना जिसका नाम था, इसका पुत्र वीर सिंह शासक बना। कौन बना? वीर सिंह। तो नापूजी, जब नापूजी शासक बनते हैं तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के शासक है? दिल्ली के सुल्तान है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? नापूजी पर, यानी बूंदी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें नापूजी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समर सिंह के पुत्र थे नापूजी। नापूजी के बाद उत्तराधिकारी हुए कौन? हल्लू। हल्लू के बाद उसके पुत्र उत्तराधिकारी हुए वीर सिंह। कौन हुए? वीर सिंह। कौन हुए उत्तराधिकारी? वीर सिंह उत्तराधिकारी हुए हल्लू के। नापूजी के बाद में हल्लू भी अकुशल शासक था और उसका पुत्र वीर सिंह भी अकुशल शासक था। अब वीर सिंह के समय क्या था? कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि इस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे अहमद शाह। कौन हुआ करते थे? अहमद शाह, जो कहाँ के थे? गुजरात के शासक थे। इन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? इनके राज्य में। वीर सिंह का राज्य कौन सा था? बूंदी राज्य। तो बूंदी राज्य पर आक्रमण कर दिया अहमद शाह ने। और बूंदी के साथ साथ बूंदी व कोटा को लूटा। कोटा को लूटपाट मचाई। बूंदी राज्य पर आक्रमण कर दिया किसने? अहमद शाह गुजरात के ने। और वीर सिंह इस समय शासक हुआ करते थे बूंदी राज्य के। वीर सिंह जो क्या कुशल शासक, तो हमें यही पता लग जाएगा अहमद शाह ने क्या किया कि बूंदी और कोटा को लूट लिया। किसे लूट लिया? बूंदी और कोटा को लूट लिया। इसी के समय जब बूंदी पर यहाँ वीर सिंह है, उसी समय यहाँ पर मेवाड़ के शासक हुआ करते थे कौन? राणा लाखा। कौन हुआ करते थे? राणा लाखा। जो समकालीन, देखो हमें समकालीन शासक भी ध्यान रखने हैं कि कौन किसका समकालीन शासक है। तो राणा लाखा ने भी क्या कर दिया? अटैक कर दिया बूंदी पर। कहाँ अटैक कर दिया? बूंदी पर। और यहाँ से मांडलगढ़ तक का क्षेत्र अपने अधिग्रहण में ले लिया। किसने? राणा लाखा ने। तो बूंदी का जो मांडलगढ़ क्षेत्र, जो वर्तमान का जो भीलवाड़ा का मांडलगढ़ है, ये बूंदी राज्य में उस समय उसके अधिग्रहण क्षेत्र में था। तो यहाँ राणा लाखा ने अटैक कर दिया वीर सिंह के समय। और बूंदी क्षेत्र से क्या लिया? मांडलगढ़ क्षेत्र को अपने मेवाड़ रियासत में मिला लिया राणा लाखा ने। देखो अकुशल शासक है। अहमद शाह ने आक्रमण किया, बूंदी कोटा को लूट लिया। यहाँ राणा लाखा ने आक्रमण किया और वीर सिंह से मांडलगढ़ क्षेत्र छीन लिया। अब इसी के समय मालवा के एक शासक होंगे जिनका जिक्र हमने पहले भी कई बार कर रखा है, वो है महमूद खिलजी। कौन है? महमूद खिलजी, जिसके बाद में राणा लाखा के बाद में राणा कुंभा के समय भी अपना अहम भूमिका निभाएंगे युद्ध में। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने भी क्या किया? बूंदी राज्य पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? बूंदी पर आक्रमण कर दिया। और बूंदी पर आक्रमण किया कब? 1459 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और बूंदी राज्य को लूट लिया। हम कह भी सकते हैं कि वीर सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। वीर सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने कर दी? महमूद खिलजी ने वीर सिंह की हत्या कर दी। 1459 ईस्वी में वीर सिंह की क्या हो गई? वीरगति हो गई इस युद्ध के अंदर। अब वीर सिंह के क्या थे? 2 पुत्र हुआ करते थे। वीर सिंह के 2 पुत्र थे इस समय। 2 पुत्र। एक का नाम तो था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। और दूसरे का नाम था अमर सिंह। समर सिंह और अमर सिंह। तो मालवा के महमूद खिलजी ने वीर सिंह पर आक्रमण किया, वीर सिंह की हत्या कर दी। 1459 का ये आक्रमण था। और वीर सिंह के 2 पुत्रों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्या कर लिया?
बंदी बना लिया इन दोनों को, किसने? महमूद खिलजी ने। और बंदी बनाकर अपने साथ कहाँ ले गया? मालवा ले गया। और वहाँ ले जाने के बाद इन दोनों क्या कर लिया? धर्म परिवर्तन करा दिया। और धर्म परिवर्तन करने के बाद में यहाँ हम लिख देंगे धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन करवा दिया किनका? इन दोनों भाइयों का। और धर्म परिवर्तन के बाद में समर सिंह तो बन गया समरकंदी और अमर सिंह बन गया अमरकंदी। समर सिंह तो क्या बन गया? समरकंदी। और अमर सिंह क्या बन गया? अमरकंदी बन गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वीर सिंह के समय की। वीर सिंह के समय जो कि आक्रमण कौन करता है? महमूद खिलजी करता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। समर सिंह के बाद में शासक बने नापू जी। नापू जी के समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान हुआ कर। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? बूंदी पर। और इस युद्ध के अंदर नापू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। इन्हीं नापू जी के बाद इनका पुत्र हल्लू, उत्तराधिकारी हल्लू जो शासक बना। उसके बाद में वीर सिंह शासक बना, जो कि दोनों ही अकुशल शासक थे। वीर सिंह के समय यहाँ पर गुजरात के शासक अहमद शाह ने आक्रमण कर दिया। बूंदी व कोटा को लूट लिया। वीर सिंह जिस समय राजगद्दी पर थे, बूंदी के शासक थे, उसी समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा लाका ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और मांडलगढ़ क्षेत्र तक के क्षेत्र को अपनी मेवाड़ रियासत में मिला लिया। और उसी के बाद में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने 1459 ईस्वी में वीर सिंह यानी बूंदी पर आक्रमण कर दिया और वीर सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और वीर सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे, समर सिंह और अमर सिंह, जिनको क्या किया? अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? मालवा की ओर ले गया। और बाद में इन समर सिंह और अमर सिंह मतलब वीर सिंह के दोनों पुत्रों का क्या कर लिया? धर्म परिवर्तन करवा दिया। समर सिंह तो बन गया समरकंदी और अमर सिंह बन गया अमरकंदी। तो इस तरीके से हमने देखा वीर सिंह का समय। जो ये हल्लू हाड़ाकार इनका जो समय चल रहा था, इसी समय क्या है कि एक मौका मिला बरसिंह हाड़ा को भी शासन करने का। बरसिंह हाड़ा। और बरसिंह हाड़ा ने क्या किया? 1354 ईस्वी में बूंदी के प्रसिद्ध तारागढ़ का निर्माण करवाया। बूंदी के प्रसिद्ध तारागढ़ का निर्माण करवाया किसने? बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में। जो कि ये दुर्ग जो था वो तारे की आकृति का बना था, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? तारागढ़। जो किसने बनवाया? बरसिंह हाड़ा ने बनवाया। जिन्हें मौका मिला हल्लू के समय कुछ समय शासन करने का, तो बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में क्या किया कि तारागढ़ का निर्माण करवाया बूंदी के अंदर। अब जब हम बात कर रहे थे बूंदी के चौहान वंश की, तो इसी वंश में आगे जाके एक प्रतापी शासक है जिनका नाम था राव सुरजन हाड़ा। और ये शासक बनेंगे 1554 ईस्वी में। और 1554 ईस्वी से इनका शासन रहेगा 1585 ईस्वी तक राव सुरजन हाड़ा का समय रहेगा। ठीक है। अब राव सुरजन हाड़ा जैसे ही शासक बनते हैं तो उस समय ये देखते हैं इनका आधा क्षेत्र जो था वो मेवाड़ की रियासत के अंतर्गत आया था। तो इन्होंने क्या किया? मेवाड़ के उन शासकों से थोड़ा सा सुलह कुलह नीति भी अपनाई। कई बार जहाँ उनके संबंध की दिक्कत आई तो संबंध खत्म भी किए उनके साथ। लेकिन उन्होंने क्या था कि उनसे अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। किनसे? मेवाड़ के शासकों से। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि राव सुरजन हाड़ा जिस समय शासक बनते हैं उस समय इनकी जो रियासत थी उनका कुछ क्षेत्र मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इन्होंने क्या सुलह कुलह की नीति और जरूरत पड़ी तो उन्होंने थोड़ा सा मतभेद के साथ भी क्या है कि अपना खोया हुआ राज्य मेवाड़ सरदारों से या मेवाड़ शासकों से प्राप्त किया। किसने? राव सुरजन हाड़ा ने। इसके बाद में उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ कर दिया आक्रमण? रणथंभौर पर आक्रमण कर उसे प्राप्त कर लिया। किसने? सुरजन हाड़ा ने। इसके बाद में जब रणथंभौर के शासक बन गए तो यही समकालीन समय आ रहा है किसका? अकबर का। इस समय मुगल शासक कौन है? अकबर है। कौन है? मुगल शासक अकबर। ठीक है। अब अकबर जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक है, इस समय हम बात कर सकते हैं कि दिल्ली गद्दी का मुगल शासक कौन है? अकबर है, सम्राट अकबर। अब अकबर जो है, अकबर भी क्या करेगा? आक्रमण करेगा। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग पर। कहाँ आक्रमण कर दिया उसने? रणथंभौर पर। शासक अकबर ने क्या किया? आक्रमण कर दिया रणथंभौर पर। और यह समय था
1569 ईस्वी का। 1569 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने अपनी सेना के नेतृत्व में आक्रमण करवा दिया। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग पर। हम कह सकते रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया किसने? अकबर ने जीत लिया। और इसके बाद में क्या होता है कि 1559 में ही क्या है कि अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कौन? राव सुरजनहाड़ा। अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कौन? राव सुरजनहाड़ा। और अधीनता किसकी स्वीकार करेंगे? अकबर की। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? रणथंभौर किस समय शासक थे? सुरजनहाड़ा। जब सुरजनहाड़ा के जिस समय शासक रणथंभौर पर, तो रणथंभौर पर आक्रमण किसने कर दिया? मुगल शासक अकबर ने कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? 1559 में अधीनता स्वीकार कर ली। किनकी? मुगल शासक अकबर की। अब मुगल शासक अकबर ने यहाँ पर राव सुरजन के नेतृत्व में, राव सुरजन के नेतृत्व में एक सेना तैयार की और गोंड प्रदेश की तरफ भेजी। कहाँ भेजी? गोंड प्रदेश की तरफ भेजी, जहां पर क्या था कि राव सुरजनहाड़ा ने वीरता के साथ गोंडों के साथ युद्ध किया और गोंड नरेश को जीतकर अकबर के पास ले गए। कहाँ ले गए? गोंड नरेश को जीतकर अकबर के पास ले गए। गोंड नरेश को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। किसने? राव सुरजनहाड़ा। राव सुरजनहाड़ा के नेतृत्व में अकबर ने गोंड प्रदेश पर सेना भेजी, इसका नेतृत्व किया राव सुरजनहाड़ा ने। राव सुरजनहाड़ा ने क्या किया? गोंड प्रदेश को जीतकर गोंड नरेश को किसके सामने प्रस्तुत किया? मुगल शासक अकबर के सामने प्रस्तुत किया। मुगल शासक अकबर इतने खुश हुए कि इन्होंने क्या है कि राव सुरजनहाड़ा को राव राजा की उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दी? राव राजा की उपाधि। और इसी के साथ 5000 मनसब दिए। 5000 मनसब दिए। किसे दिए भाई? राव राजा की उपाधि दी और 5000 मनसब दिए। किसे दिए? राव सुरजनहाड़ा को दिया। किसने दिया? अकबर ने दिया। क्यों दिया? गोंड प्रदेश को जीतकर गोंड नरेश को प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में, इस खुशी में उन्होंने क्या किया? राव राजा की उपाधि दे दी और 5000 मनसब दे दी। और इसी के साथ 26 परगने बूंदी के व 26 परगने बनारस के दे दिए। 26 परगने दे दिए बूंदी के और 26 ही परगने दे दिए कहाँ के? बनारस के। अब हम बात करें यहाँ पर राव सुरजनहाड़ा। तो राव सुरजनहाड़ा को जब बनारस मिल चुका तो ये कहाँ जाके रहने लग गए? बनारस रहने लग गए। कौन बनारस रहने लग गए? राव सुरजनहाड़ा। और बनारस में जो गंगा नदी का तट है वो उनके द्वारा बनवाया गया। गंगा नदी का जो तट है वो भी किनके द्वारा बनवाया गया है? सुरजनहाड़ा के द्वारा बनवाया गया है। और उसी के साथ सुरजनहाड़ा ने द्वारिकापुरी में रणछोड़ का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? राव सुरजनहाड़ा। तो राव सुरजनहाड़ा ने, जिन्होंने जो बनारस परगने मिलने के बाद में वो कहाँ चले गए? बनारस चले गए, बनारस रहने लग गए। और उन्हीं बनारस के अंदर गंगा नदी का तट का निर्माण किसने करवाया? राव सुरजनहाड़ा ने करवाया। और द्वारिकापुरी में रणछोड़ का मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके अलावा कई इमारतें, कई महल के निर्माण करवाए। और बनारस में ही 1585 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किनकी? राव सुरजनहाड़ा की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राव सुरजनहाड़ा, जो कि 1554 ईस्वी में शासक बनते हैं। और 1554 ईस्वी में जब ये शासक बनते हैं उस समय इनका कुछ क्षेत्र मेवाड़ शासकों के अंतर्गत आया करता था। इन्होंने क्या किया? मेवाड़ों के साथ कुछ बातचीत करके सुलह नीति के द्वारा इन्होंने अपना क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया। कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि संबंध खराब करके उन्होंने अपना क्षेत्र प्राप्त किया। और उसके बाद में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। किसने? राव सुरजनहाड़ा ने। राव सुरजनहाड़ा जिस समय रणथंभौर के शासक बने, रणथंभौर उन्होंने जीत लिया। उस समय अकबर यहाँ का मुगल शासक हुआ करता था। अकबर ने 1559 ईस्वी में इसके आसपास इन्होंने क्या किया? रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। राव सुरजनहाड़ा ने क्या किया कि 1569 ईस्वी के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मुगल शासक अकबर ने गोंड प्रदेश को जीतने के लिए एक सेना तैयार की। उसका नेतृत्व दिया राव सुरजनहाड़ा के नेतृत्व में दिया। और राव सुरजनहाड़ा वहां पर काफी वीरता के साथ युद्ध करेगा, गोंड प्रदेश को जीत लेगा और गोंड नरेश को
अकबर के सामने प्रस्तुत करेगा। अब अकबर इतना खुश हो जाएगा, अकबर ने राव राजा की उपाधि दे दी किसे, राव सुरजनहाड़ा को, 5000 मनसब दे दिए और इसी के साथ 26 परगने बूंदी के और 26 परगने बनारस के दे दिए राव सुरजनहाड़ा को। किसने दिए, अकबर ने, खुशी के कारण, यानी गोंड नरेश को वहाँ प्रस्तुत करने के इसलिए। ठीक है, अब हम बात करें, अब तो बनारस के परगने मिलने के बाद राव सुरजनहाड़ा कहाँ चले गए, बनारस चले गए, वहीं रहने लग गए। वहीं के गंगा नदी के तट का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया और द्वारिकापुरी के अंदर रणछोड़ का मंदिर भी राव सुरजनहाड़ा द्वारा बनवाया गया। 1585 में बनारस में ही 1585 में बनारस में ही राव सुरजनहाड़ा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राव सुरजनहाड़ा के बाद शासक बनते हैं राव भोज। राव भोज 1585 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1607 ईस्वी तक शासन करते हैं। राव भोज जो कि मुगल शासक अकबर के दरबार में रह रहे हैं और इन्होंने क्या किया, मुगल शासक के कुछ सैन्य अभियान में भाग लिया, जैसे कि अगर गुजरात का सैन्य अभियान भूमिका निभाई, वीरता के साथ युद्ध किया। राव राजा जो कि सुरजनहाड़ा के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। 1607 ईस्वी तक राव भोज ने बूंदी क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में शासन किया। भोज के बाद में अगले शासक बनेंगे राव रतन सिंह। राव भोज के बाद राव रतन सिंह, इन्होंने राजगद्दी प्रारंभ की 1607 और करीबन 1621 ईस्वी तक शासन किया राव रतन सिंह ने बूंदी राज्य के अंदर। राव रतन सिंह जो कि समकालीन हुआ करते थे जहांगीर के, मुगल शासक जहांगीर के ये समकालीन हुआ करते थे और मुगल शासक जहांगीर ने उपाधि भी दी। पहले तो हम बात करते हैं 5000 दिन को क्या दिए, मुगल शासक जहांगीर ने मनसब दिए और इसी के अलावा इसे न्यायप्रिय या हम कह सकते हैं रामराज की उपाधि दी। रामराज, जिसे न्यायप्रिय के आधार पर एक रामराज नामक उपाधि भी किसे दी, राव रतन सिंह को दी। किसने दी, जहांगीर ने दी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सरबुंद राय उपाधि भी किसे दी, राव रतन सिंह। तो राव रतन सिंह जो कि समकालीन किसका था, जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर ने इसे 5000 मनसब दिए, रामराज की उपाधि दी और सरबुंद राय की उपाधि दी। अब भाई राव रतन सिंह जिसे जहांगीर ने उपाधियां क्यों दी, तो न्यायप्रिय की जो उपाधि दी उसमें तो कुछ कारण है। वो कारण यह था कि राव रतन सिंह का एक पुत्र हुआ करता था, राव रतन सिंह का एक पुत्र जिसका नाम था गोपीनाथ। क्या नाम था, गोपीनाथ। अब एक बार क्या था कि गोपीनाथ जो कि कर वसूलने गया ब्राह्मणों से, बूंदी क्षेत्र के ब्राह्मणों से कर वसूलने, जबकि उस समय ब्राह्मण कर से मुक्त रहा करते थे, लेकिन ब्राह्मणों से कर वसूल लिया किसने, गोपीनाथ ने, और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, गोपीनाथ की हत्या कर दी। किसने कर दी, ब्राह्मणों ने क्या कर दी, गोपीनाथ की हत्या कर दी। जब ये केस राव रतन सिंह के सामने जब ये मुद्दा पूछा, ये केस पहुंचा, तो गोपीनाथ के जो हत्यारे ब्राह्मण थे उनको क्या कर दिया, इसने माफ़ी दे दी या बरी कर दिया, माफ़ी दे दी। किसे दे दी, ब्राह्मणों को। क्यों दे दी, क्योंकि गोपीनाथ ने गलत काम किया था, तो ब्राह्मणों ने क्या, उसकी हत्या कर दी, जो कि इसकी नज़र में सही साबित हुआ। तो राव रतन सिंह ने अपने पुत्र के हत्यारे ब्राह्मणों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। इसलिए जहांगीर ने इन्हें क्या दिया, रामराज यानी न्यायप्रिय की उपाधि दी। कौन, किसे, राव रतन सिंह। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। राव रतन सिंह जो कि राजगद्दी पर बैठेगा 1607 ईस्वी में, 1621 ईस्वी तक शासन करेंगे। कौन, राव रतन सिंह, जो कि राव भोज के बाद शासक बनते हैं। जहांगीर के समकालीन राव रतन सिंह हुआ करते थे और इन्हीं के राज दरबार में रहते थे। कौन, राव रतन सिंह। राव रतन सिंह को जहांगीर ने 5000 मनसब दिए और रामराज और सरबुंद राय जैसी उपाधियां दी। सरबुंद राय, रामराज, ये उपाधियां क्यों दी गई, क्योंकि राव रतन सिंह के पुत्र गोपीनाथ जिसने क्या किया, ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ब्राह्मणों ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी तो ब्राह्मणों का ये सारा केस कहाँ पहुंचा, रतन सिंह ने क्या किया, ब्राह्मणों को माफी दी, क्योंकि इसके पुत्र गोपीनाथ ने गलत काम किया था। तो गलत की को देखकर इसने क्या किया, ब्राह्मणों को बाइज्जत बरी कर दिया, माफ कर दिया। तो इस कार्य को देखकर इसने, जहांगीर ने इसे क्या उपाधि दे दी, रामराज की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, रामराज की उपाधि दी। इसी के समय, राव रतन सिंह के समय, जहांगीर के पुत्र खुरम ने क्या है कि
अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो राव रतन सिंह ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाया। क्या किया, दबाया। हम यह कह सकते हैं कि जहांगीर का समर्थन किसने दिया, राव रतन सिंह ने दिया। तो खुर्रम जो कि जहांगीर का पुत्र, जिसने क्या किया, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, उसे किसने दबाया, राव रतन सिंह ने दबाया। और राव रतन सिंह 1621 में इनकी मृत्यु हो गई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।